डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Namaste. This is Shachi Gupta, Assistant Professor of Economics from Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. ये हमारी थर्ड लेक्चर है जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि स्पेशल कंसेप्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के। ये हमारे पेपर 1 के बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द आउटकम ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के पढ़ लेने के बाद आपको you will be able to understand and describe the special concepts of economics। यहाँ पे जो भी concepts use होने वाले हैं economics में वो आपको help करेंगे आगे आने वाले chapters में, तो हम वो discuss करेंगे आज इस क्लास में। अगर मैं आपको बैकग्राउंड की बात करूं तो इस क्लास में हम ये concepts देखने वाले हैं। पहला है कैपिटल, दूसरा है वेल्थ, तीसरा है ल्यूक्रेटिव, फोर्थ है सर्विस, फिफ्थ है प्रोडक्ट, सिक्स्थ है डिमांड, फिर सप्लाई, क्वांटिटी, वैल्यू, प्राइस, मार्केट एंड नेशनल इनकम। ये सारे कंसेप्ट्स हम एक एक करके आज अपने लेक्चर में देखेंगे। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल, कैपिटल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो सर एडम स्मिथ हैं, उन्होंने कैपिटल के बारे में क्या कहा था? It is that part of man's stock which he expects to afford him revenue। ये वो पार्ट है जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके देता है। In economics, capital goods or capital are those durable produced goods that are in turn used as productive inputs for further production of goods and services। ये किसने कहा था? पॉल ए सैमुअल्सन ने। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल क्या होता है? ये एक मैन मेड रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है। कैसे मैन मेड मटेरियल रिसोर्स है? ये वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसको हम फर्दर यूज करते हैं अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी या फिर कोई हमारी बिल्डिंग है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी कैपिटल है, पूंजी है। इसको आगे हम यूज कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। एक मशीनरी से सिर्फ हम एक बार गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते। एक बार एक मशीनरी प्रोड्यूस हो गई तो उससे आगे हम कई दफे, कई बार वी कैन रिपीटेडली प्रोड्यूस गुड्स। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। अब पहले इस बात को समझेंगे एक स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है और एक फ्लो कंसेप्ट क्या होता है। अगर मैं स्टॉक कंसेप्ट की बात करूं और फ्लो कंसेप्ट की बात करूं तो स्टॉक कंसेप्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है मतलब हो सकता है इसको मैं मंथ के आखिरी में देखूं, 31st ऑफ दिसंबर या फिर 31st ऑफ जनवरी या 28th ऑफ फरवरी, ये ऐसे भी देखा जा सकता है। या फिर मैं इसको ईयर के एंड में किसी एक पर्टिकुलर डेट पे अगर मैं इसको काउंट करूंगी तो वो कहूंगी कि वो क्या है? हमारा स्टॉक कंसेप्ट। अगर मैं उसको ड्यूरिंग द ईयर काउंट करती हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूं कि मेरी डिमांड पूरे पिछले एक साल में 10,000 थी, तो दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। जिसको हम ड्यूरिंग द पीरियड काउंट करते हैं वो फ्लो कंसेप्ट है। जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है वो स्टॉक कंसेप्ट है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। इट इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक नेचुरल फैक्टर कभी भी नहीं होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोड्यूस किया जाता है ओवर द टाइम। इसको प्रोड्यूस करते हैं और इसको फर्दर प्रोडक्शन में फिर यूज करते हैं। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। इससे क्या समझेंगे? वेल्थ एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर कैपिटल आता है। ये वेल्थ है, ये कैपिटल है। वेल्थ और कैपिटल में डिफरेंस होता है। कैसे? वेल्थ में कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों शामिल हैं। वेल्थ में कैपिटल प्लस नेचुरल रिसोर्सेज दोनों शामिल हैं। तो वेल्थ एक ब्रॉडर कंसेप्ट हुआ और हमारा कैपिटल एक नैरो कंसेप्ट हुआ जो कि वेल्थ का हिस्सा है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ऑल कैपिटल इज वेल्थ। सारी कैपिटल वेल्थ है, मगर सारी वेल्थ को हम कैपिटल नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का भी पार्ट है। अब
कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट फिजिकली जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूं यहां पे, अगर मैं यहां ह्यूमन कैपिटल की बात कर रही हूं तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन बीइंग को एज अ रिसोर्स यूज करना ताकि वो फ्यूचर में हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग को ट्रेनिंग देना, स्किल देना, उनको हेल्प करना कि वो अपना करियर एनहांस कर पाए ताकि आगे जाकर के वो प्रोडक्शन में हेल्प करे। उनके अपग्रेडेशन के स्किल्स को हम यहां क्या कहेंगे, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में जैसे मैंने बताया अपग्रेडेशन उनका करना, उनको एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, स्किल्स इंपार्ट करना, उनका करियर एडवांसमेंट, ये सारी चीजें। करियर एडवांसमेंट कैसे होगा, अगर हम उनको स्किल दे रहे हैं तो करियर भी एडवांस होगा, और करियर एडवांस होगा तो वो हमें फर्दर प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। तो ये हुआ हमारा कैपिटल। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूं नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल, second is circulating, then real capital, human capital, tangible capital, intangible capital, individual capital and social capital। ये सारे टाइप्स हैं हमारे कैपिटल के। अभी हम इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज सर्कुलेटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। If we talk about fixed capital, it exists in durable shape। ड्यूरेबल शेप मतलब वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो ड्यूरेबल है, ओवर द लॉन्ग टाइम चल रहा है, वो उस तरीके से हमें दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग हमने लैंड पे खड़ी कर दी, एक बिल्डिंग बनाई मैंने लैंड पे, ये एक कैसी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि ये ड्यूरेबल है, इसको 1 साल 2 साल 10 साल इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या है, ये ऐसी कैपिटल है जिसको सिंगल टाइम यूज किया जाता है। सिंगल टाइम यूज करना मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल, ये भी एक कैपिटल है। रॉ मटेरियल जब हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो हमें रेवेन्यू देता है, इसलिए ये भी एक कैपिटल है, मगर ये ड्यूरेबल नहीं है। एक बार मैंने रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना दिया तो वो हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो बाद में हम उसको लगातार यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिंगल टाइम के यूज के लिए होता है। आई होप क्लियर है आप लोगों को। नाउ रियल कैपिटल, व्हाट डज रियल कैपिटल मीन? इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गुड्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं हमें इंटर रिलेटेड लग रहे होंगे कि फिक्स्ड भी वही है, रियल भी वही है। हम उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दोनों एक हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मगर कंसेप्ट के तौर पे दोनों अलग अलग हैं। फिक्स्ड का मतलब हमने यहां ये समझा था जो ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा। रियल का मतलब यहां पे जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये बात क्लियर है आप लोगों को? आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्किल एंड एबिलिटी, जो ह्यूमन बीइंग के स्किल और एबिलिटी पे काम कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, टैंजिबल कैपिटल। टैंजिबल कैपिटल मतलब फिजिकली जो था, मतलब वो फिजिकली रखा था, हमें दिख रहा था, वी कैन टच। टैंजिबल में भी उसका मतलब यही होगा कि वी कैन टच एंड वी कैन सी इट, हम उसको देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। तो वो भी अगेन क्या एग्जाम्पल होगा हमारा, प्लांट एंड मशीनरी।
इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, इन सब के एग्जाम्पल सेम हो सकते हैं। जैसे ये मशीन है, यहाँ पे भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, नेक्स्ट स्लाइड में भी हमारा मशीनरी है टैंजिबल कैपिटल में, तो ये हो सकते हैं सेम, मगर इन सब का कंसेप्ट अलग है, एग्जाम्पल सेम है। इनटैंजिबल कैपिटल, इनटैंजिबल कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, व्हाट डज पेटेंट मीन्स? पेटेंट एक ऐसी राइट है, एक ऐसा कैपिटल है जो हमें फर्दर ये बताता है कि हमारी टेक्नोलॉजी अब हमारे पास सेव हो गई, अब हम उस टेक्नोलॉजी को फर्दर यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। वो टेक्नोलॉजी अब कोई और यूज नहीं करेगा, तो वो भी हमारे लिए कैपिटल है। और क्या वो कैपिटल को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनटैंजिबल। आई होप क्लियर है आप लोगों को। एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल कैपिटल एक इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी पर्सनल कैपिटल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरे बिजनेस का खुद का बिल्डिंग है, मेरी खुद की बिल्डिंग है, उस पर मैं बिजनेस रन कर रही हूं, तो वो क्या कहलाएगी? मेरी इंडिविजुअल कैपिटल। सोशल कैपिटल ऐसी कैपिटल जो सोसाइटी को बिलोंग करती है। रोड आपका खुद का पर्सनल नहीं हो सकती है, ब्रिजेस आपके पर्सनल नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ये कैसी है? सोसाइटी को बिलोंग करती है, इसलिए ये क्या है? सोशल कैपिटल है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर wealth measures the value of all assets of worth owned by a person, community, company और country। जितनी भी एक व्यक्ति के पास या फिर एक कम्युनिटी के पास या फिर एक कंपनी के पास या एक कंट्री के पास जितनी भी एसेट्स हैं, उन सब को हम क्या बोल देते हैं? वो क्या है? वेल्थ है। कोई भी एसेट हो सकती है, वो कैश के फॉर्म में हो सकती है, वो मटेरियल फॉर्म में हो सकती है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? वो वेल्थ है। वेल्थ इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिजिकल एंड इनटैंजिबल एसेट्स ओन्ड देन सब्ट्रैक्टिंग ऑल डेट्स। इसका मतलब मैं आपको यहां क्लियर करना चाहती हूं, यहां पे सारे फिजिकल प्लस इंटैंजिबल, फिजिकल प्लस इंटैंजिबल जितने भी एसेट्स हैं, उसमें से मैं डेट्स को माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाता है यहां पे? इक्वल्स टू वेल्थ। जितनी भी हमारे डेट्स हैं, जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है, उन सबको हम यहां पे हटा देंगे और सिर्फ क्या रखेंगे? अपनी ओन्ड एसेट जो हमारी खुद की है, जिसको हमने उधार पे नहीं लिया है, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? वो वेल्थ है। एसेंशियली वेल्थ इज अक्यूमुलेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। इस बात का ध्यान रखेंगे कि वेल्थ की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे वेल्थ स्कार्स रिसोर्सेस को बोल रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस की बात हो रही है। नाउ unlike income, which is a flow variable, wealth measures the amount of valuable economic goods that have been accumulated at a given point of time. जस्ट लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लो कंसेप्ट अलग चीज होती है, स्टॉक कंसेप्ट अलग चीज होती है। इनकम जो है हमारी, वो एक फ्लो वेरिएबल है, उसको हम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं बोलूं कि मेरी लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी, प्रीवियस ईयर में मेरी इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपीस थी, तो मैं क्या कहूंगी कि मेरा इनकम कैसी है? फ्लो कंसेप्ट है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने देखा है। जबकि वेल्थ को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। हम जब अपनी बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारी एसेट्स 31 मार्च को कितनी शो हो रही हैं। ये हमारी क्या शो करता है? 31 मार्च को जो भी हमारी एसेट्स हैं वो हमारा क्या शो कर रहा है? दैट इज अवर वेल्थ। ठीक है, तो वेल्थ एक स्टॉक कंसेप्ट है, जबकि इनकम एक वेरिएबल कंसेप्ट जो कि फ्लो कंसेप्ट है। Definitions and measures of wealth have been different over time among societies. अलग अलग लोगों ने वेल्थ की अलग अलग डेफिनेशन दी, अलग अलग सोसाइटी में उसके अलग अलग मीनिंग थे, वो देखते हैं।
In modern society, money is the most common means of measuring wealth. Modern society, जो आज की society है, wealth को usually यहाँ पे पैसे से तौला जाता है. More you have money, more you are considered as a wealthy person. ठीक है? And otherwise, land, even livestock can be used to measure and evaluate wealth. Other than modern society की बात करें, हमारी जो conventional society है, conventional society में यहाँ पे हमारे यहाँ लैंड को और इवन लाइफस्टॉक को भी कंसिडर किया जाता है कि वो क्या है, वेल्थ है. इवन इन द एंशियंट इजिप्शियंस, फॉर इंस्टेंस, वंस मेजर्ड वेल्थ बेस्ड ऑन व्हीट. जो इजिप्शियंस होते हैं उन्होंने एक टाइम पे ऐसा भी किया है कि व्हीट के टर्म्स में वेल्थ को डिफाइन किया था. द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ इज सब्जेक्टिव, लार्जली डिपेंडेंट ऑन वंस परसेप्शन, मेजर ऑफ वैल्यू. ये एक सब्जेक्टिव मैटर है कि हर किसी की नजर में अलग अलग हो सकता है. कोई उसको मनी में मेजर करेगा, कोई उसको लैंड में मेजर करेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन द क्लास. फॉर मोस्ट, मनी इज द कॉमन यूनिट मेजरमेंट. मोस्टली यहां पे मनी को ही मेजरमेंट माना गया है, कॉमन मेजरमेंट ऑफ वेल्थ. अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ की, तो वेल्थ की हमारे लाइफ में या फिर एक कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस होती है. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट अनफोर्सीन इकोनॉमिक इवेंट सच एज रिसेशन. मान लीजिए एक कंट्री में एकदम से रिसेशन आ रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है. उस वजह से होगा क्या, कंट्री में अनसर्टेनिटी डेवलप होती है. तो वो उस अनसर्टेनिटी को ओवरकम करने के लिए वेल्थ हमारी मदद करता है. अगर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी वेल्थ है, ऑलरेडी इनफ पैसे हैं कि हम अपनी एडवर्स सिचुएशन को भी डील कर लें, तो वेल्थ का यूज है, वो एक इंपॉर्टेंस हो गई वेल्थ की. फिर अगर मैं बात करूं सेकेंड इंपॉर्टेंस की, तो वो है असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द रिच और पुअर इन द सोसाइटी. आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन रिच है कौन पुअर है. तो ये क्या करता है, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस बताता है, डिटरमाइन करता है कि जिसके पास ज्यादा वेल्थ, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज वेल्दी और रिच, और जिनके पास कम वेल्थ है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज पुअर. आई होप ये क्लियर है. थर्ड इंपॉर्टेंस है हेल्प्स द पर्सन और एंटिटी अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम टू लीड द डिजायर्ड लाइफस्टाइल. अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली जो लाइफस्टाइल हम डिजायर करते हैं वो नहीं जी सकते. फॉर बेसिक नेसेसिटीज, इवन फॉर द नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स, इवन फॉर द लग्जरियस गुड्स, वी नीड वेल्थ, मनी. ठीक है, तो हम उसके लिए भी वेल्थ की जरूरत पड़ेगी. तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ एक और हमारी कौन सी हो जाएगी कि डिजायर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें वेल्थ की जरूरत है. These are the importance of wealth. Now, moving towards our next slide. इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे what is wealth. एक इंडिविजुअल, बिजनेस, नेशन और अदर एंटिटी या एक्यूमुलेट करती है क्या, स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस, गुड्स, प्रॉपर्टीज, फाइनेंशियल एसेट्स, मनी और एनीथिंग ऑफ वैल्यू अर्न्ड थ्रू बिजनेस और गवर्नमेंट इनकम. जिसने भी अपनी इनकम के थ्रू क्या एक्यूमुलेट किया है, स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज, गुड्स, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एसेट्स, मनी या एनीथिंग जिसकी कोई वैल्यू है, और ये अक्वायर करने के बाद उसमें से उसने अपने डेट्स को माइनस कर दिया, उधार, लाइबिलिटी, ठीक है, जो उसको रीपे करनी है, वो माइनस कर देने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट एसेट और नेट वर्थ. ये हमने पीछे वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था कि हमारी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसमें से हम डेट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, वेल्थ बचती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूक्रेटिव, ये भी एक कंसेप्ट है जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ल्यूक्रेटिव मींस प्रॉफिटेबल. ऐसी चीज, ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिटेबल होती है तो हम उसको बोलते हैं वो ल्यूक्रेटिव है. Thus, an investment or commercial venture is considered to be lucrative if it produces substantial wealth. एक बिजनेस है, मान लीजिए आपका
अगर वो बिजनेस आपके लिए वेल्थ जनरेट कर रहा है, आपको प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो बिजनेस कैसा है, ल्यूक्रेटिव है। अगर नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स वो ल्यूक्रेटिव नहीं है। An idea, a venture, a product that creates substantial returns is called lucrative. In business, a product can be deemed lucrative only if it produces substantial money in net returns, not gross receipts. एक प्रोडक्ट को मैं ल्यूक्रेटिव कब बोल सकती हूँ, मैंने वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गुड प्रोड्यूस किया 100 रुपीज का, वो गुड मार्केट में सेल किया 150 का, मुझे प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 50 रुपीज का। तो क्या मैं इस 50 रुपीज को प्रोडक्ट में जो काउंट हो रहा है इसको मैं ल्यूक्रेटिव बोलूंगी? नहीं, ये मेरा ल्यूक्रेटिव नहीं होगा। इसमें से जो मेरे और अदर एक्सपेंसेस है जैसे कि टैक्स, वो भी मैं माइनस कर देती हूं। ये जो टैक्स का 20 रुपीज था ये माइनस कर दिया तो ये 30 बचा, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। और इस नेट प्रॉफिट को मैं क्या कहूंगी, अगर मुझे किसी बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स वो क्या है, ल्यूक्रेटिव है, वो प्रोडक्ट ल्यूक्रेटिव है अगर वो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो। In business, a product can be deemed lucrative if it produces substantial money in net returns, not gross returns. A product can be termed lucrative only in the past tense. In the present tense, it indicates potential, not reality. For example, मैं बोलूँ कि एक प्रोडक्ट है मेरा जो कि मैंने बनाया है उसको 200 रुपीज में, और हो सकता है ये मार्केट में सेल हो जाए 280 में। ये रियलिटी है क्या कि मार्केट में 280 का सेल हो जाएगी? नहीं होगी। दिस इज नॉट रियलिटी। ये क्या है, पोटेंशियल है कि हो सकता है सेल हो जाए और 80 रुपीज का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हो, और हो सकता है गवर्नमेंट इस पे 30 रुपीज टैक्स लगाए तो 50 का मुझे नेट प्रॉफिट हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये रियलिटी नहीं है, तो इसको हम यहां पे ल्यूक्रेटिव नहीं बोल सकते। Investors can analyze a company's financial statements and certain financial matrices to determine whether a company is lucrative or not. अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर सबसे पहले क्या देखेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, हमें दिख रहा है कि उसके नेट प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो कैसी है, वो कंपनी कैसी है, ल्यूक्रेटिव है। अगर नेट प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो वो ल्यूक्रेटिव नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? A service is an act or use for which a consumer or firm, government is willing to pay. For example, include work done by barbers, doctors, lawyers, mechanics, banks, insurance companies and so on. For example, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन द टर्म्स कोई अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने डिग्री ली है, वो हमें प्रोडक्ट नहीं देता है, वो हमें अपनी क्या देता है, इनटैंजिबल सर्विसेज देता है। तो वो सर्विस, वो एक्ट हमारा क्या कहलाएगा, सर्विस। जो एक्ट वो हमें डिलीवर कर रहा है। लॉयर हमारे बिहाफ में केस लड़ता है, वो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर रहा है, वो एक एक्ट परफॉर्म कर रहा है जिसको हम सर्विस बोलते हैं। मैकेनिक हमारी गाड़ी रिपेयर कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट अटैच नहीं कर रहा या जेनरेट नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो सर्विस डिलीवर कर रहा है। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर बैंक्स जो होते हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज पब्लिक सर्विसेज। Public services are those that society as a whole pays for it. एक इंडिविजुअल जैसे कि एक डॉक्टर, एक लॉयर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो इंडिविजुअल सर्विस हो गई। पब्लिक सर्विस वो सर्विस होती है जो जनरली नेशन के लिए हो, जो जनरली इकोनॉमी एज अ होल के लिए हो, वो पब्लिक सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल, जो पुलिस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कैसी सर्विस है, वो पब्लिक सर्विस है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अगर मैं की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक सर्विस के,
तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? इंटेंजिबिलिटी, उसको हम टच नहीं कर सकते, सर्विस को वी कैन नॉट टच इट। पेरिशेबिलिटी, एक बार सर्विस डिलीवर कर दी उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने हमें चेक किया, एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद उन्होंने क्या किया, हमको एक कंसल्टेशन लिख करके दिया, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दिया और कंसल्टेशन चार्जेस लेने के बाद हमें वापस भेज दिया। अब मैंने सर्विस ले ली उनकी, उनसे कंसल्ट कर लिया और फिर वापस चली आई। अब क्या मैं दोबारा वही कंसल्टेशन एक्सेस कर सकती हूं? क्या मैं दोबारा जाऊंगी तो दोबारा कंसल्टेशन फीस दूंगी, दोबारा वो सर्विस लूंगी? जो पुरानी वाली सर्विस थी वो पेरिशेबल है, खत्म हो जाएगी। सर्विस एक बार डिलीवर हो गई तो उसी सर्विस को दोबारा नहीं लिया जा सकता। आई होप ये क्लियर है आपको। वेरिएबिलिटी, इसमें वेरिएबिलिटी होती है, मतलब डॉक्टर के एग्जाम्पल से हम लेते हैं, एक डॉक्टर दूसरी तरीके से कंसल्टेशन करेगा, दूसरा डॉक्टर उसका कंसल्टेशन का वे दूसरा होगा, तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे उसका कंसल्टेशन का वे दूसरा होगा। एक टीचर का एग्जाम्पल ले, मैं आपको पढ़ा रही हूं, मेरा टीचिंग का वे दूसरा होगा, अगर आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे तो वो कुछ और एग्जाम्पल्स देगा। तो जो भी सर्विस होती है उसमें वेरिएबिलिटी होती है क्योंकि वहां पे ह्यूमन एलिमेंट होता है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, इंटेंजिबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि क्या है इंटेंजिबिलिटी। अगर मैं इंटेंजिबिलिटी की बात करूं तो इंटेंजिबिलिटी यहां पे क्या है, ये मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेड और स्टॉक नहीं की जा सकती। सर्विस को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एक गुड नहीं है वो कि हमने उसको क्या किया, लोड किया एक ट्रक में एंड वी हैव जस्ट शिफ्टेड इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज नॉट गुड, दिस इज सर्विस। तो हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं और उसको स्टॉक करके रख नहीं सकते हैं और उसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। जब हम उसको स्टोर नहीं कर सकते तो फ्यूचर में यूज भी नहीं कर सकते। जिस चीजों को हम स्टोर नहीं कर सकते उनको फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसे हैं, इंटेंजिबल हैं। ये तुरंत प्रोड्यूस होते हैं और उसके साथ ही कंज्यूम कर लिए जाते हैं। एक डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी, एट द सेम टाइम पेशेंट ने वो सर्विसेज ली, जैसे ही प्रोड्यूस हुई वैसे ही कंज्यूम हो गए। आई होप ये क्लियर है आपको। सेकेंड इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी दो सेंस में बात की गई है। एक, इफ द सर्विस कंज्यूमर डज नॉट रिक्वेस्ट and consume the service during this period, the related resources may go unused. For example, मैंने अपॉइंटमेंट लिया एक डॉक्टर से और मैं गई नहीं, मेरे पास कोई अर्जेंसी आ गई जिस वजह से मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाई, कंसल्टेशन नहीं कर पाई, तो क्या मैं वही सर्विस दोबारा ले सकती हूँ? मेरे को दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, दोबारा कंसल्टेशन देना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार मैंने कंसल्टेशन फीस नहीं दी हो, मगर क्या वही सर्विस मुझे दोबारा मिल रही है? नहीं, मैंने एक न्यू कंसल्टेशन बुक किया है, एक न्यू सर्विस मिली है। जो पुरानी वाली थी वो पेरिशेबल होके चली गई। अगर एक सेंस में मैं बोलूं तो पेरिशेबिलिटी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर डॉक्टर ने आपको चेक कर लिया, एग्जामिन कर लिया और फिर उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, वो सर्विस कंप्लीट हो गई। जब वो सर्विस कंप्लीट हो गई तो दोबारा वो सर्विस नहीं ली जा सकती। अगर आपको दोबारा लेनी है तो नई सर्विस परचेज करनी पड़ेगी। तो पेरिशेबिलिटी दो सेंस में होती है। पहला सेंस कि हमने वो जो पर्टिकुलर सर्विस है वो ली ही नहीं, अगर नहीं ली तो हम उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। सेकंड, अगर हमने वो सर्विस ले ली है तो हम फिर भी उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। तो पेरिशेबिलिटी दो सेंस में हुई। अभी आगे बढ़ते हैं। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपके साथ, जो चीजें वेरी करती हैं लोकेशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां हो सकता है आपको सर्विसेज अलग मिले, एक क्लिनिक में आपको सर्विसेज अलग मिलेंगी। तो वो दोनों डिफरेंस क्यों है? लोकेशन की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से, कंडीशंस की वजह से। तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि सर्विसेज कैसी होंगी, वो वेरी करती हैं वन सिचुएशन टू अनदर। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज प्रोडक्ट। सर्विस हमने समझ लिया, अभी देखते हैं प्रोडक्ट क्या है।
A product is any item or service you sell to serve a customer's need or want. They can be physical or virtual. Physical products include durable goods like car, furniture, computers, and non-durable goods like food, beverages. तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ठीक है। नाउ फिलिप कोटलर ने अपनी बुक में जो प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी है वो ये है, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन. It includes physical objects, services, personalities, place, organization and ideas. फिलिप कोटलर की डेफिनेशन में सर्विसेज को भी उसने प्रोडक्ट बोला है, इस बात को ध्यान रखेंगे. एल्डरसन, a product is a bundle of utilities consisting of various features and accompanying services. एल्डरसन ने भी अपनी डेफिनेशन में सर्विसेज को इंक्लूड किया है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं प्रोडक्ट को लेकर के. मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूं यहां पे कि प्रोडक्ट कैन बी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. ड्यूरेबल मींस इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉन ड्यूरेबल मींस इट कांट बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Moving towards our next slide, very important concept called demand. Now, अगर मैं बोलूं कि मेरी इच्छा है कि मैं ताजमहल खरीदूं, ठीक है, तो मेरी डिजायर है कि मैं ताजमहल खरीदूं. ठीक है. मेरी विलिंगनेस है क्या? हाँ, मैं खरीदना चाहती हूं. क्या मेरे पास पैसे हैं? नहीं, क्योंकि ताजमहल तो ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसको बेचा जा सके. मेरे पास इतने इनफ कभी भी पैसे नहीं हो सकते कि मैं ताजमहल खरीद सकूं. तो एबिलिटी टू परचेज है क्या? नहीं. तो मैं उसको डिमांड नहीं कह सकती. तो ताजमहल को अगर हम बोलते हैं कि हम ताजमहल डिमांड कर रहे हैं, तो वो डिमांड नहीं है, वो डिजायर है. डिजायर और डिमांड के बीच में डिफरेंस होता है. डिजायर मतलब सिर्फ इच्छा, और डिमांड मतलब उसमें 3 कंपोनेंट होने चाहिए. डिजायर, विलिंगनेस और एबिलिटी, तीनों चीज होनी चाहिए. अगर मैं सिर्फ बोल रही हूं कि मैं डिजायर कर रही हूं तो वो डिमांड नहीं होगी. विलिंगनेस मतलब इच्छा होनी चाहिए कि मैं उस पर पैसे खर्च करूं, और एबिलिटी मतलब इतने पैसे होने चाहिए कि उस पर खर्च किए जा सकें. तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो 3 हमने पहले देखे. डिजायर, मीन्स टू परचेज मतलब एबिलिटी, विलिंगनेस टू परचेज मतलब क्या मैं इच्छा रखती हूं कि उस पे पैसे लगाऊं, उसको परचेज करूं, वो विलिंगनेस है. उस प्रोडक्ट का कुछ प्राइस होना चाहिए. ताजमहल का कोई प्राइस नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिमांड. सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कि अगर शूज की डिमांड है मार्केट में, तो पर डे उसकी कितनी डिमांड है हम देखेंगे, या फिर पर वीक उसकी कितनी डिमांड है. फ्लो में देखते हैं वो कंसेप्ट कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम वो कितना डिमांड किया जा रहा है मार्केट में, वो कितना डिजायर किया जा रहा है मार्केट में. डिजायर के साथ क्या क्या होना चाहिए? विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, तभी वो एक डिमांड कंसिडर होगी. Moving towards our next slide, what is supply? Willingness and ability to offer. मैंने 1000 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं मार्केट में, ठीक है, और इसमें से मैं 200 अपने पास स्टॉक रखना चाहती हूं. मैं 800 जो गुड्स हैं वो मार्केट में ऑफर कर रही हूं सेल के लिए, जिसमें से इन 800 में से 700 सेल हो गए. ये मेरी सेल है, एक्चुअल सेल, और जो 100 हैं वो अभी भी बच गए हैं, ये रिमेनिंग है.
इसमें से क्या मेरा सप्लाई होगी? सप्लाई क्या ये 1000 रुपीज जो मैंने प्रोड्यूस किए हैं वो है? नहीं, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस है वो क्या है? मेरा प्रोड्यूस्ड गुड है, ठीक है। जो 200 मैंने अपने पास रख लिए हैं वो मेरा स्टॉक है। जो 800 मैं लोगों को ऑफर कर रही हूं वो मेरी सप्लाई है, रादर देन जो एक्चुअल सेल है। एक्चुअल सेल को हम सेल बोलते हैं और जो हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए वो मेरी सप्लाई है। तो यहां पे 800 मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरी सप्लाई है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है कि इसमें से सेल अलग कंसेप्ट है, रिमेनिंग अलग कंसेप्ट है, स्टॉक अलग कंसेप्ट है। सप्लाई मतलब वो जो एक प्रोड्यूसर ऑफर करता है कि मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए 6 महीने में मैं ऑफर कर रही हूं कि 6 लाख बिक जाए, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? सप्लाई कहलाएगी। सप्लाई फ्लो है कंसेप्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है। ये स्टॉक नहीं है और फ्लो कंसेप्ट है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। You can contact me at shachi.gupta@baou.edu.in in case of any difficulty, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।